हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने क्या किया था कि दो सेल के बारे में हमने ग्रुपिंग करवाई थी, एक पैरेलल में और एक बार क्या करवाई थी, सीरीज में। तो आज हम किसके बारे में करेंगे, एन आइडेंटिकल सेल हम लेंगे तो उसके अंदर हम क्या करवाएंगे, ग्रुपिंग करवाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल। ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल नंबर ऑफ सेल। ठीक है, तो देखो भाई यहां से हमारे इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले आते हैं हमारे पास सीरीज ग्रुपिंग। सेकंड हमारे पास क्या आती है, पैरेलल। और थर्ड हमारे पास क्या आती है भाई, मिक्स्ड ग्रुपिंग। तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे, सीरीज ग्रुपिंग के बारे में हम अपनी बात करेंगे कि सीरीज ग्रुपिंग में जब हम एन आइडेंटिकल सेल को लगा देते हैं तो उसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है, टोटल ईएमएफ कितनी होती है और टोटल करंट कैसे आएगा, मैक्सिमम करंट उसमें कब जाएगा और मिनिमम करंट कब जाएगा। तो ये बातें हम उसके आज इसके बारे में करेंगे। क्योंकि देखो ये आपकी कुछ ग्रुपिंग ऐसी है, अगर आप इनको एक एक करके अलग अलग पार्ट में क्या करोगे, अंडरस्टैंड करोगे, पढ़ोगे तो आपको थोड़ा आसान से याद हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इनको एक ही बार में करना चाहोगे तो हो सकता है भाई कुछ बच्चे कर ले और कुछ बच्चे ना करें। तो मैं इनकी अलग अलग सी वीडियो डालता हूँ कि आज एक बार सीरीज ग्रुपिंग की, फिर एक बार क्या डाल दी पैरेलल की और एक बार क्या डाल दी मिक्स्ड ग्रुपिंग की, ताकि जो बच्चे उनको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आए और एक एक टॉपिक के साथ उनके सारे टॉपिक क्या हो जाए, क्लियर भी हो जाए आपके। तो आज हम बात करते हुए अपनी किसकी, सीरीज ग्रुपिंग की। ठीक है, तो सीरीज ग्रुपिंग के अंदर हमारे पास क्या होगा भाई, हम एन आइडेंटिकल नंबर ऑफ सेल ले लेंगे। तो देखो यहां से हम क्या करें भाई, हमने ये सेल ले लिया पॉजिटिव नेगेटिव, फिर सेल ले लिया पॉजिटिव नेगेटिव, यानी इसी तरह से हम एन नंबर ऑफ सेल को क्या करते जाएंगे भाई, ऐड करते जाएंगे। ठीक है, और जब हम एन नंबर ऑफ सेल को ऐड करते जाएंगे तो हम इसके अंदर कितने भी आइडेंटिकल सेल आप लगा सकते हो, जितने आप चाहते हो। और सभी को हमने क्या कर दिया, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से हमने क्या कर दिया, इनको कनेक्ट कर दिया। इसकी वैल्यू हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर मान ली, जो हमारे से सर्किट के अंदर है। ये हमारा फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल, ये फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल, जितने भी आप सेल लगाना चाहो इसके अंदर लगा सकते हो। अब मैं कहता हूं कि जो करंट है वो इसके अंदर कैसे फ्लो करेगा, पॉजिटिव से आएगा, ऐसे जाएगा और नेगेटिव में क्या करेगा, एंटर कर जाएगा। ठीक है, तो करंट की क्या दिखा दी हमने, डायरेक्शन भी दिखा दी वही करंट की। अब इसके अंदर क्या मानी है कि एन आइडेंटिकल सेल, आयन आइडेंटिकल सेल मान लिए, और ई क्या मान लिया भाई, ईएमएफ ऑफ ईच सेल, एक सेल का ईएमएफ एन मान लिया। आर मैंने क्या मान लिया भाई, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल, हर एक सेल का मैंने क्या मान लिया, इंटरनल रेजिस्टेंस मान लिया। ठीक है, अब इसके अंदर देखो सबसे पहले हम ई इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे, आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे। तो देखो ई इक्विवेलेंट, ई इक्विवेलेंट किसके इक्वल हो जाएगी, देखो एक सेल की ईएमएफ किसके इक्वल मानी हमने, ई के इक्वल। कितने नंबर ऑफ सेल है इसके अंदर, एन, एन नंबर ऑफ सेल है, तो ईएमएफ को मैं जोड़ूंगा और सभी की जो ईएमएफ हो किसके इक्वल है, ई के इक्वल है। यानी कि ये जो हमारे पास फर्स्ट सेल है इसकी ईएमएफ भी ई के इक्वल है, इसकी ईएमएफ भी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, क्योंकि हम क्या जोड़ रहे हैं भाई, एन आइडेंटिकल सेल को जोड़ रहे हैं। ठीक है, अगर एन आइडेंटिकल सेल नहीं होते तो हमारे पास E1 E2 E3 E4 हम ये मान सकते थे, लेकिन हमने एन आइडेंटिकल सेल मान ली, सभी की जो ईएमएफ हो किसके इक्वल मान ली, ई के इक्वल हमने मान ली। तो देखो ए की ईएमएफ ई है, यानी जो सीरीज के अंदर जो पोटेंशियल जब आप जोड़ते हो तो पोटेंशियल अलग अलग होता, तो कैसे आता है, V1 प्लस में, V2 प्लस में, V3। अगर ये नहीं समझ में आता कि ईएमएफ हमने इक्वल मान ली है, तो आप ये भी बोल सकते हो भाई फर्स्ट सेल की ईएमएफ E1 मान ली, सेकंड की E2 मान ली, E3 E4 E5, लेकिन लास्ट में जो ईएमएफ आएगी, जो ई इक्विवेलेंट आएगी वो किसको जोड़कर आएगी, वो यही होगी ना, E1 प्लस में, E2 प्लस में, E3 प्लस E4 प्लस E5, और जहां तक आप एन नंबर ऑफ सेल लिए तो एन तक चली जाएंगे वो, यानी ई एन तक हमारी लास्ट में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी भैया। ठीक है,
लेकिन बाद में हम क्या कहते हैं कि जो E1 है वो E2 के इक्वल है और E2 E3 के इक्वल है, ये सारी इसी तरह चलती हुई En किसके इक्वल हो जाएंगे, सारी हमने E के इक्वल मान ली। ठीक है, जब सारी हम E के इक्वल इनको क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, तो हमारे पास जो लास्ट में E इक्विवेलेंट आएगी वो क्या हो जाएगी, इसकी जगह हम ये पुट कर सकते हैं E प्लस E2 की जगह भी E, E3 की जगह भी E, इस तरह से हम E ऐसे पुट करते जाएंगे तो En की जगह भी E, तो ऐसे चलते जाएंगे हमारे पास। तो E इक्विवेलेंट कितनी बार हो जाएंगे भाई, n बार हमने इनको जोड़ा है तो टोटल ईएमएफ कितनी हो जाएगी, n इंटू में E। तो E इक्विवेलेंट आपको समझ में आ गई कि E इक्विवेलेंट हमारी कैसे आएंगी। बुक के अंदर डायरेक्ट बता देते हैं कि ईएमएफ हमने E मान लिया, आइडेंटिकल सेल मान लिया। देखो बच्चों आपको उसे अंडरस्टैंड करवाने के लिए मैंने यहाँ पर ये अलग अलग माने हैं, ठीक है, वरना इनको क्या मानते भाई, आइडेंटिकल सेल माने तो ये सारी प्रॉपर्टीज भी क्या होती है, सेम होती हैं। तो E1 E2 हमने किसके इक्वल माने हैं, E के इक्वल मान लिए सारे, ठीक है। E के इक्वल माने तो E इक्विवेलेंट कैसे निकालते हो, E1 प्लस E2 प्लस E3, हमने जो सेल की जो सीरीज कॉम्बिनेशन की थी, दो सेल को जो हमने जोड़ा था तो E इक्विवेलेंट किसके इक्वल आई थी, E1 प्लस E2 के इक्वल आई थी, ठीक है। अगर हम n नंबर ऑफ सेल को जोड़ेंगे तो n की E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस En तक चला जाएगा, ठीक है। पिछला जो हमने आपने किया था, अगर आपको याद हो, दो सेल को जोड़ा था तो E इक्विवेलेंट E1 प्लस E2 के इक्वल आ गई थी। तो अगर n आइडेंटिकल सेल को जोड़ेंगे तो E इक्विवेलेंट क्या आएगी, En तक हम ऐड कर देंगे और सभी क्या हमने माने, आइडेंटिकल माने हैं, तो सभी की जो ईएमएफ थी E के इक्वल हमने अज्यूम की है। तो यहाँ पर E1 E2 En तक की जो वैल्यू हम E के इक्वल पुट कर देंगे, तो n तक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर एक ही इक्विवेलेंट को मैं एक की जो ईएमएफ है E, अगर उसको n से मल्टीप्लाई कर दोगे तो E इक्विवेलेंट आपके पास निकल के आ जाएगी, ठीक है। अगर इसी तरह हम निकालते हैं R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट भी आप इसी तरह से निकालोगे भाई। तो देखो अलग अलग मानोगे R1 R2 R3 और सभी का जो इंटरसेक्शन हमने किसके इक्वल दिखा रखा है, R के, यानी R1 R2 R3 सभी की वैल्यू क्या है, R के इक्वल है। n बार उनको जोड़ोगे तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, n R के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। तो ये तो हमारे पास क्या होगी, इन इक्विवेलेंट की वैल्यू हमने निकाल दी। अब इसको मैं यहां से क्या कर देता हूं, रब कर देता हूं, आपका ये कुछ काम का नहीं, जो हमने आपको समझाना चाहिए वो समझा दिया इसके अंदर से। अब देखो ये तो जो R इक्विवेलेंट है किसका है, सेल का है, लेकिन इस सर्किट के अंदर क्या आपका एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस अगर हम निकालते हैं, टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस आपका किसके इक्वल हो जाएगा भाई, यानी एक इंटरनल रेजिस्टेंस तो आ गया NR और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, तो टोटल कितना हो जाएगा R प्लस में NR। ये हमारे पास क्या होगा, इसका टोटल रेजिस्टेंस निकल के आ गया भाई सर्किट का। E इक्विवेलेंट भी निकल के आ गया, R यानी टोटल रेजिस्टेंस भी हमारा निकल के आ गया। अब इसमें देखो अगर मैं कहता हूं इसमें से करंट कितना जाएगा सीरीज में जब हम इनको ऐड करेंगे, क्योंकि देखो E इक्विवेलेंट ईएमएफ भी हमने दिखा दी, रेजिस्टेंस भी दिखा दिया, लेकिन जो मेन रीजन वो किसके लिए होता है कि हमें सीरीज में और पैरेलल में कितना करंट मिलता है, ठीक है। इसी के लिए हम देखते हैं कि कितना करंट जाएगा इसमें। तो अगर हम करंट की बात करते हैं I, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V बाई R होता है भाई। तो यहाँ से भी किसके इक्वल है, ईएमएफ के। तो जो E इक्विवेलेंट हमारे पास आई थी वो कितनी आई थी, N इंटू में E आई थी, ठीक है। तो यहाँ पर V की जगह मैं क्या लिखूंगा, E इक्विवेलेंट लिखूंगा और R की जगह मैं क्या लिखूंगा भाई, R, यानी जो टोटल रेजिस्टेंस आया हमारे पास R, ठीक है। तो I इज इक्वल टू में E इक्विवेलेंट किसके इक्वल आ गया, NA, और जो टोटल रेजिस्टेंस आया वो किसके इक्वल आ गया भाई, R प्लस में NR। तो ये मेरे पास क्या गया, सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू हमने निकाल दी। लेकिन देखो इसके अंदर मैक्सिमम करंट कब जाएगा और मिनिमम करंट कब जाएगा, उसके लिए हम देखते हैं। तो इसके लिए हम कंडीशन को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर फर्स्ट केस में अगर आप देखते हो तो फर्स्ट में अगर आप ये मान लेते हैं देखो इसके अंदर जो करंट की वैल्यू डिपेंड करेगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, डिनोमिनेटर के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर हमारा डिनोमिनेटर समूल है तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आपकी क्या आएगी, ज्यादा। लेकिन अगर आपका डिनोमिनेटर क्या है, ज्यादा, उसकी वैल्यू ज्यादा है यानी वो लार्ज है, तो जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाले की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगी, स्मॉल आएगी। यानी जो करंट की वैल्यू डिपेंड करती है वो आपकी किसके ऊपर डिपेंड करती है, इनके ऊपर डिपेंड करेगी, ठीक है। तो इसके अंदर देखो हमारे पास क्या होगा, अगर मैं मान लेता हूं कि इफ जो हमारा R है, ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाता है भाई, अगर वो स्मॉल हो जाता है, वेरी वेरी स्मॉल हो जाता है, किससे,
जो इनका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है भाई आर इक्विवेलेंट यानी एन आर से। अगर वो एन आर से आर की वैल्यू स्मॉल हो जाती है तो आई की वैल्यू क्या आएगी, तो इसमें मैं क्या आर को क्या कर सकते हैं नेग्लेक्ट कर सकते हैं भाई, तो ये हो जाएगा एन ई डिवाइड बाई में एन आर, यानी ये जो निकला इसकी वैल्यू, इसमें आर को हम क्या कर दिया नेग्लेक्ट कर दिया भाई आर को, तो एन से एन कैंसिल होगा, क्या आ गया हमारे पास ई बाई में आर, यानी एक सेल की ईएमएफ डिवाइड बाई में एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। तो कितना करंट निकल के आएगा भाई, एक सेल का करंट आएगा इसमें, ठीक है। तो एक सेल में हम देख लो कितना करंट होगा, और हमने एन नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल लगा रखे हैं, तो करंट तो कितना आएगा एक ही सेल के इक्वल आएगा ना। तो जब जब करंट हमारा एक सेल के इक्वल आ रहा है तो हमने आइडेंटिकल नंबर ऑफ सेल लगाने से फायदा क्या हुआ भाई, ठीक है, क्योंकि करंट तो किसके इक्वल आएगा एक ही सेल के इक्वल आएगा हमारा, ठीक है। फिर सेकंड केस में हम क्या करते हैं, सेकंड केस में हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, अगर मैं आर को क्या मान लेता हूं, इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एन आर, ठीक है, आर को वेरी वेरी ग्रेटर देन मान लेता हूं भाई इसके इंटरनल रेजिस्टेंस यानी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला था उससे। तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, तो जो करंट आएगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर पुट करूंगा तो एन ई डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आर। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, टोटल जो ईएमएफ होगी सभी सेल की वो, और डिवाइड बाई में क्या होगा हमारा एक ही एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आर। तो इस केस में तो एक सेल की इक्विवेलेंट करंट जा रहा था, और इसमें क्या जा रहा भाई एन नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल की ईएमएफ डिवाइड बाई में आर, यानी ईएमएफ अगर एन नंबर की जोड़ते हैं हम तो क्या है उसकी वैल्यू ज्यादा आएगी, और डिवाइड बाई सिर्फ क्या है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो इस केस में करंट आपका क्या आएगा मैक्सिमम करंट फ्लो इसके अंदर कर जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, ये करंट हमारे पास आएगा आई की वैल्यू और इसकी वैल्यू गई। तो अगर हमें क्या करना है भाई, ज्यादा करंट लेना है सीरीज के अंदर, तो आप क्या करोगे इसके अंदर एन नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल को जोड़ दो, और उनका जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसको क्या कर दो ग्रेटर कर दो उसके आर इक्विवेलेंट के इक्वल, ठीक है। तो यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, मैक्सिमम करंट उसके अंदर निकल के आ जाएगा भाई, ठीक है। तो ये आता हमारे पास। अब इसके अंदर देखो अगर हम सेल को क्या करते हैं भाई मिक्स्ड ग्रुपिंग करवाते हैं सेल की किसमें सीरीज के अंदर, ठीक है। तो सीरीज में हम क्या लेंगे भाई, अपनी हमारी जो वोल्टेज कितनी आती है यानी हमारी मैक्सिमम वोल्टेज लेने के लिए हम क्या करेंगे इनको सीरीज में लगाएंगे एन नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल को, यानी कि इससे में क्या ऑब्टेन होता है, यानी कि देखो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि जब हम ग्रुपिंग ऑफ सेल करते हैं और हम एन आइडेंटिकल सेल को सीरीज में ग्रुप करवा देते हैं तो उससे में क्या मिलता है मैक्सिमम करंट मिलता है, मैक्सिमम वोल्टेज मिलती है या मैक्सिमम पावर मिलती है, ठीक है। तो जब हम इनको जोड़ते हैं ना सीरीज में तो इससे में क्या मिलेगा भाई मैक्सिमम वोल्टेज मिल जाएगी, ठीक है। तो मैक्सिमम वोल्टेज, ठीक है, टू ऑब्टेन मैक्सिमम वोल्टेज, इनको हम क्या करते हैं इनकी सीरीज ग्रुपिंग करवाते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो सीरीज के अंदर आपकी कौन सी चीज अलग होती है, वोल्टेज अलग जाती है, पैरेलल में आपका करंट जाता है, तो जो चीज अलग अलग जाती है उसी को हम क्या करेंगे इसमें ऑब्टेन करेंगे। तो अगर हम n नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल को सीरीज के अंदर ग्रुपिंग करवाते तो हमें क्या मिल जाती है मैक्सिमम वोल्टेज। तो यहाँ पर देखो जब हमने इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या कर दिया कम कर दिया इनके, तो यहाँ पर जो हमारे पास ईएमएफ आई वो क्या होगी n नंबर को जोड़ कर आ गई ना, तो मैक्सिमम वोल्टेज हमें मिल गई यहाँ पर, ठीक है। तो अगर तो ये ध्यान रखना आपने सीरीज ग्रुपिंग आपको क्या देता भाई मैक्सिमम वोल्टेज देता है, ठीक है। तो ये आपका क्या था भाई आज सीरीज ग्रुपिंग थी एन नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल का। तो आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि इन अगर मैं एक साथ करवा देता हूँ तो सारे आपके मिक्सअप हो जाते हैं। तो एक एक वीडियो में आप छोटे छोटे स्मॉल, क्योंकि देखो इंसान ऊपर कब जाता है जब वो स्मॉल स्मॉल स्टेप लेता है, ठीक है, तभी ऊपर जाएगा। लेकिन अगर आप लार्ज स्टेप लेके जाओगे तो क्या हुआ कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी आपको, ठीक है। तो स्मॉल स्मॉल स्टेप में मैं आपको लेके चल रहा हूँ, इनको एक एक टॉपिक वाइज आपको समझ कर चलना है, और फिर क्या होगा आप सारे एक साथ इनको करने में एबल हो सकते हैं भाई, ठीक है। तो आज वीडियो में सिर्फ इतना ही सीरीज ग्रुपिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे अपनी पैरेलल ग्रुपिंग के बारे में बात करेंगे। जैसा कि वीडियो के अंदर लेक्चर लगता है आपको आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आज वीडियो में इतना ही, थैंक यू।